हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। मेरा नाम है उज्ज्वल और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो 67 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ही दिन में आने वाला है और इसके साथ साथ हमारे पास जो अभी 3 महीने का समय है, ऑलमोस्ट 90 दिन का समय है, जो कि 12 दिसंबर को बीपीएससी इस बार होने वाला है, जो कि कैलेंडर जो जारी हुआ था उस हिसाब से। तो काफ़ी समय है, 3 महीना जो है बिल्कुल इनफ टाइम होता है तैयारी करने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ कि बीपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक स्टेप होता है। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं सारे स्टेप्स को लेकर के आया हूँ कि आप कैसे फॉलो करें ताकि आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचे और आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अपने बीपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी को और भी अच्छे तरीके से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। सो हाय एवरीवन, दिस इज उज्जवल कुमार और मैं अन अकेडमी पे भी क्लासेस लेता हूँ जो कि मैं आपको और डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है ये जानना कि उसका सिलेबस क्या होता है। तो सेम बीपीएससी का एग्जाम का आप सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए, जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है, ठीक है। जो प्रारंभिक परीक्षा है और जो मुख्य परीक्षा है मेंस एग्जामिनेशन, दोनों के सिलेबस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि बिना सिलेबस के क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रह जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर विश्व इतिहास अगर आप बीपीएससी की प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फायदेमंद नहीं होगा। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को मालूम ना होने की वजह से उन सब सारी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस क्या है। उसके बाद जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है कि हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें कि बीपीएससी ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं प्रीलिम्स के, जैसे कि 66, उससे पहले 65वीं, 64वीं, 60, 62, इसके पहले जितने भी एग्जाम्स परीक्षाएं ली गई हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर इस चीज को देखेंगे, नोटिस करेंगे तो बीपीएससी प्रीलिम्स में मोस्टली आपको फैक्चुअल सवाल आते हैं, ठीक है। फैक्चुअल सवाल आते हैं और सारे सवाल जो है सो ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको 150 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, 150 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, ठीक है। बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि आप गलत आंसर देने पे आपकी मार्क्स नहीं काटी जाएगी, जो कि बाकी एग्जाम्स में कई जगह पे होता है। जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपने किसी उत्तर को गलत अगर वहाँ पे मार्क कर दिया तो आपके जो अंक जो आए हुए हैं प्लस में वहाँ से कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको कैसे मालूम चलेगा? तो जब आप पुराना क्वेश्चंस देखेंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद इन सब सारी चीज़ों को आपको समझ में आएगा, है ना। तो इन दोनों स्टेप को पूरा करने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है कि फिर आप अपने बुक्स को रेफर कीजिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जैसे कि हिस्ट्री के बुक्स हैं, एंशियंट इंडिया के जो प्राचीन काल की जो भारत की जो बुक है, मेडिवल इंडिया की जो मध्यकालीन भारत की बुक है, उसका मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है, बिहार का जो इतिहास का बुक है उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो और भी सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसके जो जो बुक्स हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल अच्छे बुक्स हैं उसको पढ़िए। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लगाइए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारा सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि हमने जब किताब पढ़ लिया, अभी जैसे हम लोगों ने इतिहास को खत्म किया, हम लोगों ने भूगोल को खत्म किया, तो उसके बाद जाकर के हम लोग देखेंगे कि पहले क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, क्या वो हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं। तो उससे आपको अपना एक आकलन लगता है कि क्या मैंने जो पढ़ाई की वो मेरे समझ में आई कि नहीं आई, कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गलत समझ लिया। तो क्वेश्चंस जो है उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि खूब सारा टेस्ट देंगे, ठीक है। जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, कई सारे कोचिंग्स के आपको मॉक टेस्ट मिलती है ना। तो उसको जाकर के हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें देखेंगे, आकलन करेंगे कि हमारे कितने नंबर आ पा रहे हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे जो कलीग लोग हैं, मेरे जो कॉम्पिटिटर लोग हैं, बाकी लोग जो हैं उनका कितना नंबर आ रहा है। तो उससे हमें ये आइडिया लगता है कि क्या हमारी तैयारी जो है वो एक सही रास्ते पे है कि नहीं। अगर हमारा कॉम्पिटिशन, अगर हमारे जो लोग साथ में एग्जाम दे रहे हैं अगर उनसे काफ़ी कम नंबर हमें आता है टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, तो जाहिर सा बात है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 5 स्टेप है, ये आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी का जो सार है, जो निचोड़ है, ये यही है कि सबसे पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या पढ़ना है। उसके बाद देखिए कि क्या क्वेश्चंस उसके सिलेबस से आए हैं, तो उससे आइडिया लगता है कि अच्छा ये सिलेबस में ये चीज़ है, तो इसके ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद उसकी जो किताब है उसको पढ़िए और फिर से क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये है आपको प्रीलिम्स को क्लियर करने का स्ट्रेटजी, है ना।
ये जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। अब देखते हैं कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में नहीं समझ में आता है सिलेबस पढ़ने के बाद भी कि सिलेबस में क्या है, लेकिन बीपीएससी ने अपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मेंस की परीक्षा के लिए एक पूरा सिलेबस बना रखा है। तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक है जनरल साइंस का, ठीक है, यानी कि सामान्य विज्ञान जो होता है उसका टॉपिक है। तो सामान्य विज्ञान में जो मुख्यतः जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमारे फिजिक्स से, ठीक है, भौतिकी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से, है ना, और फिर बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से इसके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे काफ़ी सवाल आ जाते हैं, मतलब कि 15-20 सवाल तो साइंस के कैटेगरी से रहते ही रहते हैं प्रीलिम्स में। तो इस पे पकड़ होना भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि फिजिक्स में सवाल पूछ लेंगे कि लाइट के ऊपर, प्रकाश के ऊपर सवाल पूछ लेंगे। केमिस्ट्री में किसी सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ लेंगे, किसी नमक का फॉर्मूला पूछ लेंगे। बायोलॉजी में हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसमें किसका क्या फंक्शन होता है, किसी डिजीज़ के बारे में, तो किसी बैक्टीरिया के बारे में ऐसे सवाल पूछ लेंगे। तो उसको पढ़ना जरूरी है साइंस को। तो पहला पार्ट हो गया सिलेबस में साइंस। दूसरा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। इससे ऑलमोस्ट आपको 30 क्वेश्चंस, 25 प्लस क्वेश्चंस ही हर साल रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में क्या मतलब कि जो हमारी समसामयिकी जो चीज़ें चल रही है हमारे आसपास पिछले एक साल की जो करंट अफेयर्स होती है उसको हम लोग को ऑलमोस्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है, एक साल का, 1 ईयर करंट अफेयर्स हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी ये दिसंबर में एग्जाम है, तो जनवरी 2021 के बाद से शुरुआत करके और नवंबर 15 नवंबर तक हम लोगों को कवर करके रखना चाहिए कि क्या सारी चीज़ें हुई पूरे भारत में, विश्व पटल पे खेल कहीं पे हो रहा है, कोई कंपटीशन, जैसे कि अभी ओलंपिक्स हुआ, तो काफ़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स के बारे में जानना कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किसने कितना कितना पदक जीता, किसने किस कंट्री ने टॉप किया, किसके सबसे ज़्यादा मेडल्स आए, किसके सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक आए, किसके सबसे ज़्यादा रजत पदक आए। तो ऐसे जो चीज़ हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स में भी कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा करंट अफेयर्स है इसको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो हमारा करंट अफेयर्स है, जो समसामयिकी है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है नेशनल न्यूज, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूज़ होती है कि देश में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिया, कौन सा नया स्कीम आया, किसी राज्य में क्या हुआ, तो वो जो देश भर की जो खबर है वो नेशनल करंट अफेयर्स आती है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, ठीक है, इंटरनेशनल, जैसे कि किसी देश के कोई राष्ट्रपति चुन लिए गए, या फिर कोई जगह जो है, प्लेस जो है वो न्यूज़ में रहा हो किसी वजह से, या फिर किसी दूसरे देश में किसी चीज़ का आविष्कार हुआ हो, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में आ जाती है। इसके बाद आता है बिहार का करंट अफेयर्स, ठीक है, कि जो बिहार राज्य में जो सरकार है यहाँ पे जो चीज़ें, कई सारे स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, कई तरह के सरकार जो है सो घोषणा करती है, कोई कहीं पे नया कॉलेज का उद्घाटन होता है, कहीं पे नया पुल बनता है, कहीं पे नया प्रोजेक्ट आता है। तो जो भी बिहार की जो समसामयिकी है उसके बारे में भी करंट अफेयर्स में सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये है आपको बेसिकली 3 डिवीजन करंट अफेयर्स का, है ना। उसके बाद है एक टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या पूछा जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर आप देखें, हिस्ट्री में, इतिहास में, तो सभी को मालूम है कि इसको 3 उसमें डिवीजन करते हैं, है ना। एक होता है कि हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास। एक है मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जो मेजर टॉपिक्स होते हैं एंशियंट में, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन, है ना, इंडस सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जब गौतम बुद्ध जो थे उनके बारे में, उनके क्या विचार थे, उन्होंने उनकी जो जीवन की जो भी महत्वपूर्ण घटना थी उनके बारे में पढ़ते हैं, इस पे सवाल आता है। जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक काल क्या होता है, वैदिक एज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो और फिर इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हुआ करती थी, जैसे कि मौर्यन हो गया, मौर्य का समय हो गया, गुप्ता का समय हो गया, गुप्ता पीरियड, वैसे जो भी डायनेस्टीज जो थी हमारे देश में, जो प्राचीन काल में जो राज करती थी, मगध एम्पायर हो गया, तो ऐसे जो भी थे देश भर में उनके बारे में पढ़ना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्ट्री से आपको ऑलमोस्ट 30 प्लस क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, हिस्ट्री से, इतिहास से। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है हिस्ट्री को ही समझना, हिस्ट्री को ही पढ़ना और उसको याद रख पाना। तो बहुत ही एक समझ की ज़रूरत होती है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। उसके बाद होता है मध्यकालीन भारत।
तो मेडिवल टाइम्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, है ना, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडियन के बहुत सारे किंगडम्स हैं, हमारे दक्षिण भारत के किंगडम्स हैं, ठीक है, साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, मुगल्स के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली, तो मॉडर्न इंडिया में जैसे कि जब से ब्रिटिश राज आया, है ना, ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनकी क्या पॉलिसीज थी, ब्रिटिश की पॉलिसीज क्या थी, ठीक है, इनके जो गवर्नर जनरल्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना, गवर्नर जनरल के बारे में बहुत सवाल आता है। हमारे जो कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर सवाल आता है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर सवाल आता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे इतिहास में आ गई, हिस्ट्री में आ गई, और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिलेबस का पार्ट हमने कवर किया। इसके बाद देखते हैं कि कौन से और पार्ट है। फिर देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है, बिहार के ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल, है ना, भूगोल। तो इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, है ना, इंडियन ज्योग्राफी में इसमें क्या पढ़ना होता है, क्या सवाल आते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई रिवर, कोई नदी कहाँ पे बहती है, किस राज्य में बहती है, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे माउंटेन पीक्स होते हैं, है ना, माउंटेन होते हैं, पीक्स होते हैं, पहाड़ होती है, चोटियाँ होती है। उसके बाद कई सारे नेशनल पार्क्स होते हैं, है ना, नेशनल पार्क्स, जो कि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ना, राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पूछ लिया जाता है ना। इसके बाद आपको भारत की जो भी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो भी कारखाना है वो कहाँ पे है, इंडस्ट्रीज के बारे में। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं, विश्व भूगोल के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कौन सा देश में कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, कौन से देश में लोहा का खनन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, कौन से देश में कौन सा बंदरगाह है, कौन से देश में कौन सी नदी बहती है, कौन से देश में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, कौन से देश में कैसी घास की मैदानें हैं। ऐसा कुछ सवाल ज्योग्राफी में आता है। और फिर इसके साथ साथ आपको बिहार का भी ज्योग्राफी पूछता है, ठीक है, बिहार का भी ज्योग्राफी रहेगा, बिहार का जो ज्योग्राफी रहेगा वो भी पूछेगा। इसमें आपको जो सेंसस का जो डेटा होता है, सेंसस, है ना, उसका डेटा पूछ लेगा कि देश में मृत्यु दर कितना है, देश में शिक्षा दर कितना है, देश में जनसंख्या दर कितना है, बिहार राज्य में शिक्षा का क्या दर है, बिहार राज्य में महिलाओं में शिक्षा का क्या दर है। तो ऐसे आपको सेंसस के ऊपर कम से कम 6-7 सवाल रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंसस, आपको 6-7 सवाल इससे पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए सेंसस, तो ये सभी ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड बिहार पॉलिटी। तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था, सभी को मालूम होगा, है ना, राज्य व्यवस्था, है ना, यानी कि राज्य व्यवस्था में क्या आता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत का जो संविधान है ना, जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या सब सवाल आते हैं, तो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में सवाल पूछ लिया जाएगा, है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। इसके बाद हमारा जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल है जिसे उद्देशिका बोलते हैं, उसके बारे में सवाल, उसमें जो तथ्य हैं उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत जो है, पंचायती सिस्टम है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो भी भारत के संविधान में जो कि महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनके बारे में पूछा जाता है राज्य व्यवस्था में। और इसके साथ साथ बिहार की जो राज्य व्यवस्था है, बिहार की जो राज्य व्यवस्था है वो भी इसमें पूछा जाता है। तो बिहार और देश का सारा का इसमें पढ़ना होता है। तो ये है पॉलिटी का सवाल, ठीक है। और इससे भी आपको ठीक ठाक 10-12 सवाल पूछ ही लिए जाते हैं ऑलमोस्ट। आपको अगर देखिएगा किसी भी साल में, तो पॉलिटी से कम 10 से 12 सवाल जो है वो आ ही जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉलिटी के सवाल गलत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इसका थोड़ा सा असर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था है, उसको भी अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है पॉलिटी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है ना,
अर्थव्यवस्था जो है, जो इकोनॉमी है भारत की और बिहार की, है ना, जो बिहार की इकोनॉमी है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, जो करंट अफेयर्स में कुछ इकोनॉमिक्स में होगा, समसामयिकी में अगर कुछ अर्थव्यवस्था में चीज़ें हुई हैं, कोई नया स्कीम लॉन्च हुआ है, उसमें कितना पैसे का आवंटन किया गया है, तो ऐसे कुछ तथ्य जो है तथ्यात्मक सवाल होते हैं इकोनॉमिक्स के, और कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल भी होते हैं। तो ये पढ़ना, इसकी इस इकोनॉमिक्स की समझ भी होना एक बहुत जरूरी होता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, है ना। तो ये सारा जो सिलेबस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे सारे भी सवाल आते हैं। और फिर एक है हमारा नेशनल मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे कि कई सारे नेशनल मूवमेंट्स के फेज हुए, अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, तो जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट है ना, स्वदेशी मूवमेंट आपने कभी इतिहास में पढ़ा होगा, स्वदेशी मूवमेंट। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं, है ना, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह एक है, बिहार में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये भी गांधी जी ने किया था। इसके बाद आपको जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। स्वामी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये होता है सिविल डिसोबीडियंस। तो ये हो गया पूरा नेशनल मूवमेंट। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, है ना, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद जो भारत की जो आज़ादी मिली, उसके बाद जो संविधान सभा का गठन हुआ, उसके ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया कि ऐसा कुछ सवाल इन सारे टॉपिक्स पे आता है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि क्या इसको पढ़ पाना इतने कम समय में पॉसिबल है? अगर आपके पास 3 महीने का समय है तो इसको पूरे टॉपिक्स को अच्छे से खुद से अकेले बैठ के पढ़ पाना तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत आती है, ठीक है। अगर कोई आपको ठीक से पढ़ा दे, बता दे कि हाँ ऐसा चीज़ है, बुक्स में आपको हेल्प कर दे कि बुक को समझने में ये चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं अभी ऑलरेडी जो हमारा क्लासेस है वो अनअकैडमी पे हम लोग क्लासेस लेते हैं। जैसा कि मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाता हूँ कि ये आप मुझे देख सकते हैं, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जैसे कि ज्योग्राफी की क्लासेस लेता हूँ, मेरे कई सारे क्लासेस हैं और ये सारे फ्री क्लासेस हैं। जितने भी बच्चे हैं जो भी एग्जाम 67वीं बीपीएससी देना चाहते हैं या फिर इसके बाद की भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप मेरे इस क्लासेस को जाकर के बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आपको मेरा नाम और मेरा कोड आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। उज्ज्वल K10 जो है मेरा कोड है, उस कोड को यूज़ कीजिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जितने भी मेरे फ्री क्लासेस हैं उसको आप जाकर के एसेस कर सकते हैं। या फिर जितने और भी एजुकेटर्स हैं बीपीएससी कैटेगरी, बहुत सारे फैकल्टी हैं, वो लोग उस पर जाकर जो क्लासेस लेते हैं फ्री क्लासेस, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे देख सकते हैं कि मैं या आपके लिए एक यूसेट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी पर लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें अगर आप टेस्ट 12 तारीख यानी कि इसी रविवार को 11 बजे एक टेस्ट होगा, उसमें 15 विनर्स जो होंगे उनको अप टू 50% का स्कॉलरशिप होगा, 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा जो हमारे पेड कोर्सेस हैं उसके लिए। लेकिन जो फ्री क्लासेस हैं वो सबके लिए अवेलेबल है, उसको कोई भी देख सकता है। बस आपको मेरा कोड यूज करना होगा उज्ज्वल K10, उससे आपको जो भी फ्री क्लासेस हैं वो आपको अनलॉक हो जाएंगे, खुल जाएंगे। लेकिन जो पेड क्लासेस हैं जिसपे बैच चलते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई सारे बैचेज हमारे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, विजय बीपीएससी बैच है, फाउंडेशन बैच है, ऐसे करके कई सारे बैच हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये है एक विजय बीपीएससी बैच और एक है हमारे टारगेट बीपीएससी बैच, है ना। ये जो टारगेट बीपीएससी बैच है, ये वाला बैच, ये बिल्कुल आप सभी के लिए जो कि 3 महीने का बिल्कुल क्रैश कोर्स करना चाहते हैं और बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 67 बीपीएससी है, अगर इसको आप टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच में जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 3 महीने का कोर्स है, इसमें आपको संपूर्ण जो सिलेबस मैंने आपको अभी डिस्कस कराया, इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, राजनीति का जो है राज व्यवस्था है, हमारा ज्योग्राफी भूगोल है, भूगोल में ही आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, मेरे कई सारे टेस्ट होते हैं, बाकी जो एजुकेटर्स होते हैं उनके भी कई सारे टेस्ट होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आप जाकर के यूज़ कीजिए, फ़ायदा आपको बहुत सारा मिलेगा। इसके साथ साथ 68th बीपीएससी को अगर कोई लोग टारगेट करना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, तो इसका भी एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप जाइए ज्वाइन कीजिए और ये 8 महीने का बैच होगा, हिंदी मीडियम बैच होगा।
और 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इसको भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे उज्जवल कुमार जो है, मैं इसमें ऑलरेडी क्लासेस ले रहा हूँ इसमें। तो इस चीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर बैच में जाकर के। और मैं आपको बताता चलूँ साथ में कि हमारे अनअकैडमी प्लस पे क्या फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो अपने घर से सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। जो भी क्लासेस हैं बिल्कुल ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म पे आपके पास आपके मोबाइल में चलेगा या फिर आपके लैपटॉप पे चलेगा, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। आप उसमें अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे आप उसको एक साथ देख सकते हैं। जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ जो हमारा सिलेबस होगा आपका एग्जाम का, जो मैंने आपको डिस्कस किया, उसको पूरे तरीके से संपूर्ण तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। लाइव टेस्ट सीरीज होता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होता है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाती है, आंसर राइटिंग सेशंस होता है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होता है। तो पूरा एक कंप्लीट फीचर होता है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कीजिए और ये जो नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसमें जरूर से जरूर सभी लोग इसमें आइए। इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से होने लगेगा। जो भी रेगुलर टेस्ट होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपका प्रिपरेशन में कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है, सब कुछ आपको वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा इस कोर्स में, ठीक है। तो इसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आप ज़रूर से आप अपने प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें लॉगिन करने के बाद आप उसमें अपने नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। और जब सब्सक्रिप्शन लेना होगा कोर्सेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 महीने का क्रैश कोर्स है, तो अब ये फी देख रहा है 4000 फी है, बट इसमें आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। लेकिन जो अगर फ्री क्लासेस करने हैं आपको, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करिए और फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। लेकिन ये है रेगुलर बैच में आने के लिए कि 3 महीने का एक बैच है, 6 महीने का जो बैच है, 8 महीने का जो बैच है, उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है तो बैच कोर्स ज्वाइन कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का। और 1 साल का आप देखें तो बहुत ही कम फी है, 8,800। और अगर 2 साल का फी देखते हैं तो 12,800 है। तो बहुत ही कम फी है और उसमें भी आप 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज कर देंगे जो आपकी आपके स्क्रीन पे भी अभी आ रहा होगा, ज्वाइन उज्जवल के करके, उज्जवल के 10 इज माई कोड। तो इस कोड को यूज करते हैं रेफरल कोड में, तो आपको 10% डिस्काउंट वहीं पे मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन है सभी लोगों के लिए कि जो भी बीपीएससी को सीरियसली एग्जाम देना चाहते हैं, प्लस पे जरूर आइए और जो भी रेगुलर क्लासेस हैं, जो भी रेगुलर टेस्ट सीरीज हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए। बाकी जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके क्लासेस से आप हेल्प ले सकते हैं। मेरे जो लाइव क्लासेस हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, उसको आप जाकर के देखिए, आपको भी आइडिया लगेगा कि कैसे क्लासेस वहाँ पे ली जाती हैं, क्या क्वालिटी है, तो उसको आप जाकर के देखिए। इसके साथ बाई 2 ईयर्स अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 24 महीने के जगह पे आपको 27 महीने का कोर्स खुल जाता है। यानी कि आपको मालूम है कि बीपीएससी का तैयारी थोड़ा लंबा चलता है, इसका जो साइकिल है एग्जाम का वो भी थोड़ा लंबा होता है। तो लंबे समय के लिए अगर हमारे पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो हम लोग ज़्यादा क्लास कर सकते हैं, ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो वो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का एक बीपीएससी का भी चैनल है, अनअकैडमी बीपीएससी। आप उस चैनल पे भी जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे और भी रेगुलर कोर्सेज जो होते हैं वो भी चलते रहते हैं। इसके साथ टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी बीपीएससी टेलीग्राम पे, और वहाँ पे जो भी अपडेट्स आते हैं उसको फॉलो कीजिए। तो मैं आपको ये एक यहाँ पे सम अप करना चाहूँगा कि टू कम्पीट इन एनी एग्जाम, राइट गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, जो राइट गाइडेंस है, अगर कोई सही दिशा दिखलाने वाला हो, सही गाइड करने वाला हो, तो आपकी आधी तैयारी वहीं पूरी हो जाती है। तो ये काम हम लोग, जो हमारी टीम है, वो ऑलरेडी अनअकैडमी पे कर रही है। तो आपको अनअकैडमी पे जरूर आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए और अपने तैयारी को, अपने डायमेंशंस को और भी वाइड करना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल उज्जवल एकेडमी फॉर सिविल्स को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार और मैं आपको इस पे बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स देता रहूंगा। और मेरे कोर्सेज भी ऑलरेडी अनअकैडमी पे चल रहे हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कीजिए और अपने तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। थैंक यू अगेन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।